दोस्तों आज अध्ययन करेंगे हम संधि के बारे में। और इससे पहले हमने अध्ययन करा था दोस्तों वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला जो पोर्शन था वह अब हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे संधि के बारे में। संधि के तहत दोस्तों हम पढ़ेंगे कि संधि क्या होती है, संधि क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। आज की जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे संधि क्या होती है, संधि का क्या अर्थ होता है, संधि की क्या परिभाषा बन सकती है, संधि के कितने प्रकार हो सकते हैं, इनके बारे में आज दोस्तों हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों संधि शब्द दो तरीके से लिखा जाता है। एक में दोस्तों आपका नए वर्ण होता है, एक में आपका नए वर्ण होता है, एक में दोस्तों आपका क्या होता है अनुस्वार लगा होता है। इसी प्रकार से देखा होगा दोस्तों आपने कई बार कि जैसे हिंदी है, हिंदी को भी हम दो तरह से लिखते हैं। एक में आपका नए वर्ण होता है और एक में दोस्तों आपका क्या होता है अनुस्वार लगा होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा जैसे व्यंजन है, व्यंजन भी आपको दो तरीके से लिखा मिलेगा। एक में आपका अनुस्वार लगा होगा, इसमें आपका यहाँ लगा है। तो इसका कारण क्या है कि शब्दों को हम दो तरह से लिखते हैं जबकि इनका उच्चारण एक ही होता है। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें संधि के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो संधि सदैव दोस्तों दो पदों के मध्य होती है। संधि सदैव दो पदों के मध्य होती है और इसे कहते हैं हम दोस्तों, इसे कहते हैं प्रथम पद, इसे कहेंगे हम प्रथम पद और इसे कहते हैं हम दूसरा पद, या हम कहें इसे द्वितीय पद, इसे हम कहते हैं द्वितीय पद, इसे कहते हैं हम प्रथम पद, या हम इसे कहते हैं पहला पद, या हम इसे कहेंगे दूसरा पद, या हम इसे कई बार इसे कहते हैं पूर्व पद और इसे कहते हैं हम परपद। तो संधि सदैव दो पदों के मध्य होती है। तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा दोस्तों, पहला पद का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरा जो पद होगा उसका जो पहला वर्ण होगा, इन दोनों के योग से जो विकार होगा दोस्तों, इन दोनों का जब योग होगा, इन दोनों का योग और उनसे जो विकार होगा, विकार अर्थात हम कह सकते हैं परिवर्तन, इन दोनों के योग से, या हम कह सकते हैं योग करने के बाद जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं संधि। तो संधि किसे कहते हैं कि संधि सदैव दो पदों के मध्य होती है। पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण और इसका आपका प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का योग से जो विकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि संधि शब्द दो तरीके से कैसे लिखा जाता है। ये संधि के तहत ही हम इसका अध्ययन करेंगे। तो संधि दोस्तों दो पदों से बनता है, समधन धी। अब दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण मां स्वर रहित हो, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण मां स्वर रहित हो तथा ये पहला पद है, इसे हम दूसरा पद कह सकते हैं। दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम है, यह हम इसे कह सकते हैं अनुस्वार का नियम। तो अनुस्वार का नियम या व्यंजन संधि का एक नियम बताता है कि यदि पहला पद आपका स्वर रहित हो, पहले पद का अंतिम वर्ण आपका मां यदि स्वर रहित हो, क्या आएगा, मां यदि आपका स्वर रहित हो तथा दूसरा जो पद है, दूसरा पद में आपका जो प्रथम वर्ण का से लेकर मां तक कोई भी वर्ण आए, अर्थात का से लेकर मां तक कोई भी वर्ण आए, यह हम कहें स्पर्शी व्यंजन, या हम कहें वर्गीय व्यंजनों में से कोई भी वर्ण यहाँ पे आए तो मैं अपने स्थान पे दोस्तों अनुस्वार में बदल जाएगा, मैं अपने स्थान पे अनुस्वार में बदल जाएगा। या तो जो वर्ण यहाँ पे आया, उस वर्ण का अंतिम वर्ण, उस वर्ण का जिस वर्ग का वह वर्ण होगा, उस वर्ग का अंतिम वर्ण यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए ये आपका धा है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपका धा है और यहाँ पे पहले पद का अंतिम वर्ण मां स्वर रहित है। तो धा किस वर्ग का है, आपको पता है दोस्तों कि धा जो है ता वर्ग का है, ता था दा धा न। तो ता वर्ग का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों, ता वर्ग का अंतिम वर्ण आपका क्या है, ना, और ना दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, स्वर रहित ना आ जाएगा। तो दोस्तों व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है कि यदि पहले पद का जो अंतिम वर्ण, यदि मां स्वर रहित हो तथा दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वह का से लेकर मां तक कोई भी वर्ण आए, का से लेकर मां तक कोई भी वर्ण आए तो मैं अपने स्थान में या तो अनुस्वार में बदल जाएगा,
या क से लेकर मा तक जो भी वर्ण आए वह जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों आपका है सम प्लस धी। अब देखें तो दोस्तों सम प्लस, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद। अब हमें पता है कि जो व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण म स्वर रहित हो तो वह अपने ही स्थान में अनुस्वार में बदल जाएगा, या तो दोस्तों अनुस्वार में बदल जाएगा, या तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या आ जाएगा, स्वर रहित आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, अब हम इसको देखते हैं। तो जैसे दोस्तों सर, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इससे कहते हैं हम विकल्प चयन, अब हम पहले अनुस्वार से देखेंगे। अनुस्वार, अब हमें पता है कि माँ के स्थान पे अनुस्वार, तो अनुस्वार हम इस पे लगा देंगे, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग हम सदैव स्वरों के साथ करते हैं। तो सा में क्या है, अस्वर है, तो हम इसका प्रयोग सा के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, प्लस जो धा है, और धा के बाद छोटी ई की मात्रा हम इस पे लगा देंगे। तो एक प्रकार से आपका संधि इस प्रकार से बना। दूसरा देखेंगे दोस्तों, आपका बना सा, अब हम लिखेंगे ना स्वर रहित है, और ना स्वर रहित जो ना वर्ण है वह स्वर रहित है, अर्थात यह आधा वर्ण है। ये हम कहें, जो हमने पहली क्लास दी कि जो खड़ी पाई के वर्ण होते हैं, खड़ी पाई अर्थात ये खड़ी पाई के जो वर्ण हैं उन्हें स्वर रहित करने के लिए दोस्तों हम क्या कर देते हैं, हम जो है खड़ी पाई के वर्णों को स्वर रहित लिखने के लिए हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो खड़ी पाई को हटाने, ना को स्वर रहित जो आधा लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, धा, और दोस्तों क्या है, छोटी ई की मात्रा। तो इस प्रकार से दोस्तों संधि शब्द इस प्रकार से संधि शब्द बनता है, इस प्रकार से भी आपका संधि शब्द बनता है। इसका कारण क्या था कि व्यंजन संधि का नियम है कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण माँ स्वर रहित हो, दोस्तों मैं कंडीशन क्या होगी, मैं स्वर रहित हो, तथा दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वह का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो मैं अपने स्थान में अनुस्वार में बदल जाता है, या तो जो भी वर्ण यहाँ पे हो, उस जो वर्ण यहाँ पे हो वह जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित आ जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों कि संधि का क्या अर्थ है। संधि का अर्थ दोस्तों, संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाना, मित्रता, या हम कह सकते दोस्तों जोड़, या हम कह सकते हैं दोस्तों संधि के तहत क्या होता है, समझौता। क्या होता है, समझौता, वर्णों का आपस में समझौता करना। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल कराना, मित्रता कराना, या हम कहें जोड़ करना, या हम कहें समझौता। या हम अब बात करते हैं संधि क्या होती है। संधि होती है दोस्तों, संधि होती है आपकी, संधि जो होती है दोस्तों वह आपकी क्या होती है, शब्द निर्माण की इकाई होती है। अर्थात संधि के द्वारा हम नए शब्दों को बना सकते हैं, संधि क्या है, संधि शब्द निर्माण की इकाई है, संधि के द्वारा नए शब्द बनते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे संधि की परिभाषा। संधि की क्या परिभाषा हो सकती है। देखिए दोस्तों कि दो वर्णों के योग से, वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन, हम लिख भी सकते हैं स्वर व्यंजन, दो वर्णों के योग से हुआ बदलाव संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा क्या बन सकती है कि दो वर्णों के योग से जो विकार होगा या बदलाव होगा या परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अर्थात जब वर्ण आपस में जुड़ेंगे और उन जुड़ने के बाद जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। यदि शब्द वर्णों के योग से जब वर्ण आपस में जुड़ेंगे अगर उनके योग से कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह संधि नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे दोस्तों चाय और ये है वाला। अब इसमें आपका क्या है, ए स्वर है, इसमें आपका वा है, तो जिसमें इसमें क्या है ए और इसमें क्या है वा। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका क्या बनेगा, सिर्फ चाय वाला ही बनेगा। अर्थात वर्णों
के योग से, वर्णों के योग से शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शब्द में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है वर्णों के योग से, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं, यह क्या है, संयोग का पद है, संयोग का पद, उसे हम क्या कहेंगे, संयोग का पद। जब वर्णों के योग से जब परिवर्तन होगा, वर्णों के योग से जब परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपका ये क्या है, राम योग अयन। अब इसमें दोस्तों आपके क्या है, आ है, इसमें भी आपका क्या है, अ है। जब अ स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वह दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे रामायण, ये क्या बना दोस्तों, रामायण। अर्थात वर्णों का योग से जो विकार हुआ, विकार क्या हुआ, लघु आ थी, ये भी लघु आ थी, लघु आ से क्या बना, दीर्घ मा बना, अर्थात दीर्घ आ में परिवर्तित हुआ, अर्थात ये क्या है, संधि है। अब दोस्तों होता है क्या है, जब वर्णों के ही सम्मुख संधि विच्छेद के दौरान, जब वर्णों के ही सम्मुख, वर्णों के योग के सामने ही परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे प्रधान संधि, उसे हम कहेंगे प्रधान संधि। जब वर्णों के ही सम्मुख, संधि विच्छेद के दौरान जब वर्णों के ही सम्मुख, जैसे आ और आ आपस में जुड़े तो वह दीर्घ आ में परिवर्तित हुए। देखो दीर्घ आ में दोस्तों परिवर्तित हुए तो इससे हम कहेंगे प्रधान संधि। जब वर्णों के अलावा संधि विच्छेद के दौरान वर्णों के जहाँ पे आपस में स्वर जुड़ते हैं या आपस में जब वर्ण जुड़ते हैं, उसके अलावा अन्य स्थान पे परिवर्तन होता है, अन्य स्थान पे परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, गौण संधि, उसे हम कहते हैं गौण संधि। जैसे उसे हम कहेंगे गौण संधि। जैसे दोस्तों रामायण, अब ना का जब इसमें योग हुआ, शब्द में जब संधि विच्छेद के दौरान योग हुआ तो न किस में परिवर्तित हुआ, अणा में परिवर्तन हुआ। अर्थात योग तो यहाँ पे हुआ दोस्तों, योग कहाँ पे हुआ, आपका म आ में और यहाँ पे आ में, यहाँ पे ही योग हुआ, लेकिन परिवर्तन कहाँ पे हुआ, नए के स्थान पे अणा में परिवर्तन हो गया, तो इसे हम कहते हैं गौण संधि। इसे हम क्या कहेंगे, गौण संधि। अर्थात यदि संधि विच्छेद के दौरान दोनों वर्णों का जो योग होता है, दोनों वर्णों का जो योग, उन्हीं के स्थान पे जब परिवर्तन होता है, वर्णों के योग के ही स्थान पे जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे प्रधान संधि। अर्थात और वर्णों के योग के अलावा कहीं अन्य स्थान पे परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे गौण संधि। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार हो सकते हैं। परिभाषा में हमने देखा कि वर्णों के योग से जो विकार होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दोस्तों अब हमें पता है कि संधि सदैव दो पदों के मध्य होती है, दो पदों के मध्य होती है। अब हमें पता है कि वर्ण और वर्ण, पहले इसे हम कहते हैं पहला पद, इसे हम कहेंगे दूसरा पद। पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा, इनके योग से जो विकार होगा उसे हम संधि कहते हैं। और ये वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, या तो इधर आपका स्वर आ सकता है भाई, या तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, स्वर, यहाँ पे भी आपका क्या आ सकता है, स्वर, या तो दोस्तों आपका इधर आपका भी स्वर आ जाए और इधर आपका क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, या तो दोस्तों आपका इधर क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, या तो दोस्तों इधर आपका क्या आ सकता है, स्वर आ जाए, या तो आपका इधर क्या आ जाए, व्यंजन, या तो दोस्तों इधर आपका क्या आ सकता है, व्यंजन, या तो दोस्तों इधर आपका विसर्ग आ जाए और इधर आपका क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, या तो दोस्तों पहले पद का अंतिम वर्ण आपका भी विसर्ग आ सकता है और दूसरे पद का पहला वर्ण भी आपका क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो वर्ण तो आपके क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। कंडीशन क्या क्या बन सकती है कि दो पदों के मध्य संधि होती है, इसको हम पहला पद, योग के बाद दूसरा पद का पहला वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण, या तो स्वर हो, क्योंकि वर्ण आपके क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये आपका क्या है, या तो कंडीशन क्या बन सकती है, या तो इधर भी आपका स्वर हो और इधर भी आपका स्वर हो सकता है, या तो दोस्तों आपका इधर भी स्वर हो और इधर आपका व्यंजन हो, या तो आपका इधर व्यंजन हो और इधर आपका स्वर हो, या आपका इधर भी व्यंजन हो और इधर भी व्यंजन हो, या तो योग से पहले दोस्तों आपका विसर्ग हो और योग के बाद आपका स्वर हो, या तो आपका योग से पहले आपका विसर्ग हो और योग के बाद आपका व्यंजन हो। विसर्ग इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि विसर्ग का प्रयोग सदैव
वर्ण के बाद में करते हैं, वर्ण के बाद में करते हैं, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग सदैव वर्ण से पहले नहीं करते हैं। वर्ण से पहले कभी हम विसर्ग का प्रयोग नहीं करते, अर्थात वर्ण का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग सदैव हम क्या करते हैं, वर्ण के बाद में ही हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे नमः, हमने इसमें विसर्ग का प्रयोग किया तो ये क्या बना, नमः। अब वर्ण विसर्ग का, जब कभी भी हम किसी भी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से नहीं करते हैं, इसी कारण क्या है कि जो दूसरा पद का जो पहला वर्ण होता है उसमें आपका कभी विसर्ग नहीं आएगा संधि विच्छेद के दौरान। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब कभी संधि विच्छेद के दौरान पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, यदि दोनों तरफ स्वर और स्वर हो तो इस कंडीशन में ऐसा संयोग जब कभी बनेगा तो दोस्तों उसे हम कहेंगे स्वर संधि। उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। अर्थात जब कभी संधि विच्छेद के दौरान यदि योग के पहला जो वर्ण होगा वह भी स्वर हो, योग का दूसरा वर्ण होगा वह भी अगर आपका स्वर हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपकी क्या बनेगी, स्वर संधि। और यदि पद का जो अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन हो, या इधर भी व्यंजन हो, इधर आपका स्वर हो, या इधर आपका व्यंजन हो और इधर भी आपका व्यंजन हो, ऐसा संयोग जब कभी बने, ऐसी सिचुएशन जब कभी आए तो दोस्तों वहाँ पे सदैव आपका क्या बन सकता है, व्यंजन संधि। सदैव वहाँ पे क्या होगी, व्यंजन संधि। दूसरा, जब कभी विसर्ग हो, शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और इधर आपका स्वर हो, अंतिम वर्ण विसर्ग हो, शब्द का दूसरे पद का पहला वर्ण आपका व्यंजन हो, तो इसे हम क्या बनेंगे, विसर्ग संधि। इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। तो संधि के हमें प्रकार पता चले कि संधि सिर्फ 3 ही प्रकार से हो सकती है। एक तो कहेंगे हम स्वर संधि, एक को कहेंगे हम व्यंजन संधि, एक को कहेंगे हम विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे, जहाँ पे दोनों तरफ आपके क्या होंगे, दोनों पदों में आपके क्या होंगे, स्वर ही स्वर होंगे। और व्यंजन संधि, एक साइड आपका स्वर, एक तरफ आपका क्या होगा, व्यंजन। जो ये कंडीशन होगी ये फॉलो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे फिर स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हुए, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक को हम स्वर संधि, एक है आपका व्यंजन संधि, एक है आपका विसर्ग संधि। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं कि स्वरों के साथ योग से जो बदलाव होगा, स्वरों के साथ जो योग करके जो बदलाव होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो संधि स्वर क्या होते हैं आपके, ए, आ, दीर्घ ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। अर्थात प्रत्येक स्वर, अब ये क्या है, स्वर है। अब प्रत्येक स्वर क्या करेंगे दोस्तों, स्वयं के साथ तो योग करेंगे और शेष अन्य सभी स्वरों के साथ योग करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कुल 121 बार स्वरों का आपस में क्या होता है, योग होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों कि जो सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर जो है उनका हम आपस में योग कराएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों सजातीय स्वरों का आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों ए योग ए, ए योग दीर्घ आ, या दीर्घ आ योग लघु आ, या दीर्घ आ योग दीर्घ आ। दोस्तों जब कभी पहले पद का अंतिम वर्ण लघु आ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण आपका आ हो, या हम कहें, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि योग से पहला आपका लघु आ, योग के बाद आपका दीर्घ आ, योग के पहले दीर्घ आ, योग के बाद आपका लघु आ, योग के पहले आपका दीर्घ आ, योग के बाद आपका दीर्घ आ। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो सदैव दोस्तों दीर्घ आ में ही परिवर्तित होता है। सदैव क्या बनती है, दीर्घ आ ही बनती है। चाहे छोटी आ बड़ी आ से करे, चाहे छोटी आ छोटी आ से करे, चाहे बड़ी आ छोटी आ से करे, सदैव क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा। जैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों ई और दीर्घ ई जब आपस में योग करते हैं, अपने ही सजातीय वर्णों के साथ, अपने ही सजातीय स्वर के साथ योग करते हैं, तो दोस्तों वह सदैव किस में परिवर्तित होता है, दीर्घ ई ही बनती है। क्या बनती है दोस्तों, सदैव दीर्घ ई ही बनती है। जैसे ई का ई के साथ योग करें, या ई का दीर्घ ई के साथ योग करें, या दीर्घ ई का लघु ई के साथ योग करें, या
दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ योग करें तो सदैव दीर्घ ई ही बनती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम ऊ का करें, ऊ या ऊ का योग यदि लघु ऊ या दीर्घ ऊ से करें तो सदैव दोस्तों सदैव आपका दीर्घ ऊ ही बनता है, सदैव आपका दीर्घ ऊ ही बनता है। जब कभी ऐसा संयोग बने, जब कभी ऐसा संयोग हो तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि रे का दोस्तों रे के साथ योग करने पर, रे के साथ योग करने पर दोस्तों आपका क्या बनता है, दीर्घ री बनती है। और इसलिए दीर्घ री का प्रयोग हम मूल भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में करते हैं, हिंदी भाषा में हम दीर्घ री का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो ये ए आई ओ औ है ये ऑलरेडी क्या है, संयुक्त स्वर है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल देखें कि जो दीर्घ संधि जो बनी वह अपने ही सजातीय स्वरों के साथ आपस में योग करते हैं और योग करने से सदैव दीर्घ में ही परिवर्तित होती हैं। जैसे आ का आ के साथ योग करें तो आपका आ ही बनेगा, ई का ई के साथ योग करेंगे, चाहे ई का ई के साथ करें चाहे ई का ई के साथ करें तो सदैव क्या बनती है, दीर्घ ई ही बनती है। ऊ का ऊ के साथ करें या ऊ का ऊ के साथ करें तो सदैव क्या बनेगी, दीर्घ ऊ ही बनेगी। तो आपका क्या बनता है, दीर्घ संधि। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अब हम आ का प्रयोग, आ का योग शेष अन्य स्वरों के साथ भी करेंगे, शेष अन्य स्वरों के साथ भी करेंगे। आ का योग हमने स्वयं के साथ करा तो दीर्घ संधि बनी। अब हम आ का योग दोस्तों, आ का योग ई के साथ भी करेंगे, आ का योग ई के साथ भी करेंगे। यदि आ का योग अ का योग या तो ई के साथ हो या दीर्घ आ का योग लघु ई के साथ हो या आ का योग बड़ी ई के साथ हो तो दोस्तों सदैव आपकी क्या बनती है, लघु ए ही बनती है। सदैव क्या बनती है, लघु ए। या दोस्तों या आ का योग ऊ या बड़ी ऊ से हो तो दोस्तों आपका क्या बनता है, ओ ही बनता है। दोनों स्वरों का आ या आ का योग ऊ या ऊ से हो तो आपका क्या बनता है, ओ बनता है। यदि आ या आ का योग र से हो तो दोस्तों यह बनता है आपका अर, यह बनता है आपका अर। और जब भी हम स्वर संधि में जो भी व्यंजन आता है वह सदैव स्वर रहित आता है, सदैव स्वर रहित आता है। जब कभी ऐसा संयोग बना, जब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो दोस्तों हम उसे क्या कहते हैं, गुण संधि। इसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि। अब कितने बचे दोस्तों, आ का योग हमने ई के साथ भी कर लिया, ऊ के साथ भी कर लिया, रे के साथ भी कर लिया। अब हमारे पास बचे ए आई और ओ औ। अब आ का योग यदि ए और ए के साथ, ए और ए के साथ हो, ए और ए के साथ हो तो दोस्तों यह आपका क्या बनता है, आई बनता है, दीर्घ आई बनता है। और यदि आ या आ का योग ओ और ओ या औ के साथ हो तो दोस्तों यह बनता है आपका औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जब कभी ऐसी सिचुएशन या ऐसा संयोग बनता है तो इसे हम कहेंगे दोस्तों वृद्धि संधि। इसे हम कहेंगे दोस्तों वृद्धि संधि। देखिए एक बार पुनः दोहराते हैं कि यदि अ या आ का योग आपस में होगा, अ या आ का योग आपस में होगा तो वह स्वर संधि में बने, वह क्या बनेगा, दीर्घ संधि। या ई और ई का योग आपस में होगा, समान जाति के स्वर जब आपस में योग करते हैं तो वह सदैव दीर्घ में परिवर्तित होते हैं तो दोस्तों वह क्या बनेगा, दीर्घ संधि। ऊ या ऊ का योग जब हम स्वयं के साथ कराएंगे, स्वयं अपने ही सजातीय वर्णों के साथ, स्वरों के साथ करते हैं तो वह क्या बनता है, दीर्घ संधि। अब हम करेंगे शेष अन्य स्वरों से। आ या आ का योग यदि हम ई और दीर्घ ई से करें तो ए में परिवर्तित होता है। आ या आ का योग यदि हम ऊ या ऊ से ऊ में करें तो वह ओ में परिवर्तित होता है। आ या आ का योग यदि हम र में करते हैं तो वह अर में परिवर्तित होता है। ऐसा जब कभी होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुण संधि। और आ या आ का योग यदि हम ए और आई के साथ करते हैं तो दीर्घ आई बनता है। और यदि आ या आ का योग ओ और औ के साथ करते हैं तो वह दीर्घ औ बनता है। तो उससे हम क्या करते हैं दोस्तों, ए आई जो बनता है दीर्घ आई और औ वह क्या है, वृद्धि संधि, वह क्या बनता है, वृद्धि संधि। अब दोस्तों स्वर संधि में हमें गुण संधि, दीर्घ संधि का पता चला और गुण संधि का पता चला और वृद्धि संधि का पता चला।
अब हम देखेंगे कि ए और आ का योग हमने सभी स्वरों के साथ कर लिया। अब हमारे पास बचा है, क्योंकि सभी स्वर संधि में हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्वरों का स्वरों के साथ योग। अब हमने करा कि प्रत्येक स्वर जो है स्वयं के साथ भी योग करता है और शेष अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। अब हमारे पास बचा है ई। अब दोस्तों ई और दीर्घ ई किसी भी असमान स्वर के साथ, किसके साथ? असमान स्वर। ई और ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो ई और ई अपने ही स्थान पे दोस्तों, अपने ही स्थान में या में परिवर्तित हो जाता है। और हमें पता है कि जब स्वर संधि में कभी भी जो व्यंजन आता है वह सदैव स्वर रहित आता है, और जो असमान स्वर आएगा उसकी हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। जैसे असमान स्वर क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों ई और ई का स्वयं के साथ योग हो चुका है। ई का स्वयं के साथ योग हो चुका है, वो हमने दीर्घ संधि में पढ़ लिया है। लेकिन अब देखेंगे ई और ई अपने ही वर्णों के अलावा शेष जो 9 वर्ण है, शेष जो 9 वर्ण है, 9 स्वर है, उनके साथ जब योग करता है तो ई और ई अपने स्थान में या में परिवर्तित हो जाता है, और जो भी असमान स्वर है उसकी हम मात्रा लगा देते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों देखें कि असमान स्वर, इनको छोड़ के इनमें से कोई भी स्वर आए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया ऊ। अब या जो है स्वर रहित है, मात्रा इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह या जो है पूर्ण हो जाती है। जैसे अब हमें पता है कि ये क्या ऊ, तो ऊ की मात्रा हम इस पे लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आपका यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यू। अब हम देखते हैं दूसरा, ई का हमने सबके साथ योग करा लिया, अब हम ऊ का भी सबके साथ योग कराएंगे। तो ऊ और दीर्घ ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर, क्योंकि ऊ का ऊ के साथ योग करने से हमने योग कर लिया है, वो हमने दीर्घ संधि में पढ़ लिया है। ऊ और ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ और ऊ अपने ही स्थान पे दोस्तों वा में क्या हो जाते हैं? वा में बदल जाता है, और वा क्या होगी? स्वर रहित होगा। और जो असमान स्वर आए, इसके अलावा कोई भी असमान स्वर आए उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा। जैसे दोस्तों वा के बाद जैसे आपकी आ गई लघु ए, और लघु ए पे हम जैसे इसकी क्या बन जाएगी? लघु ए की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? वे। अर्थात ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर है, असमान अर्थात शेष, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए उसकी हम क्या लगा देते हैं? क्या बन जाता है? ऊ अपने ही स्थान में वा में बदल जाता है, और जो असमान स्वर होगा उसकी हम मात्रा लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि असमान स्वर आए, ए आया, तो ए की मात्रा क्या बन जाएगी? वे। अब देखते हैं री। र के बाद कोई भी असमान स्वर आए, र के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो र अपने स्थान पे दोस्तों रे में बदल जाता है, और रे जो व्यंजन है वह स्वर रहित आएगा, और जो असमान स्वर आएगा उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। जैसे दोस्तों यदि असमान स्वर दीर्घ आ आता है तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? रा बन जाएगा। तो दोस्तों हमें पता चला कि हमने अब क्या करा? ई का सभी स्वरों के साथ योग कराया, क्योंकि ई स्वयं के साथ योग कर चुका है। ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, अर्थात ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वह ई अपने स्थान पे य में बदल जाता है, और असमान स्वर में कोई भी जो स्वर आए उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। दोस्तों फिर हम ऊ का सभी स्वरों के साथ योग कराएंगे। ऊ और ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ऊ को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आए वह अपने ही स्थान में वा में बदल जाता है, और जो स्वर आए उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा। अब फिर आए रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह अपने स्थान पे रे में बदल जाता है, और जो वर्ण आए, जो स्वर आए उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा। जब कभी ऐसा संयोग बनेगा दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों यण संधि। उसे हम क्या कहेंगे? यण संधि। यण संधि किसे कहेंगे? ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए उसके स्थान पे ये अपने ही स्थान पे या में परिवर्तित हो जाता है। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए वह अपने ही स्थान में वा में बदल जाता है। रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो दोस्तों वह अपने ही स्थान पे रे में बदल जाता है, और जो वर्ण आएगा उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा। तो इस प्रकार से हम देखा कि यह किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? यण संधि। इसे हम क्या कहेंगे? यण संधि। अब हम देखते हैं ए। अब हमारे पास बचे हैं ए, आई, ओ, औ।
ए आई और ओ औ। दोस्तों अब कंडीशन इसमें क्या है कि ए का हमने स्वयं के साथ कोई योग नहीं कराए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए जो है संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखेंगे ए के बाद, यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए, इसमें असमान स्वर नहीं बल्कि इसमें कोई भी स्वर आए, चाहे आपका ए ही क्यों ना आए, ए के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ए अपने स्थान पे दोस्तों आई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? आई में बदल जाता है। और जो स्वर आएगा उसकी हम क्या लगाएंगे? मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मात्रा लगाएंगे। अब दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आय क्यों आया, ए के स्थान पे आय क्यों बना। इसका रीजन देखिए दोस्तों, जो ए है, ए हमने गुण संधि में पढ़ा कि आ योग ई से क्या बनता है? ए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, 2 + 4 = 6, ये हम कहें 6 = 2 + 4। हम इससे 2 + 4 = 6 भी लिख सकते हैं, 6 को हम 2 + 4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों क्यों आ धन ई को बराबर क्या होता है? ए को हम या तो आ धन ई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ धन ई। अब ई के बाद क्या है दोस्तों कि क्या बन रहा है कि ई के बाद कोई भी स्वर आए, तो ई के बाद जब कोई भी स्वर आए, यण संधि में हमने पढ़ा कि ई के बाद यदि कोई स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ई अपने स्थान में यह में बदल जाता है। कोई स्वर ई अपने स्थान में किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। या में बदल जाएगा। जो स्वर आएगा उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि आय कैसे बनता है। तो ए का क्या है कि ए के बाद कोई भी स्वर आए, 11 में से कोई भी स्वर आए तो वह अपने स्थान पे आय में बदल जाएगा। जो शब्द जो स्वर यहाँ पे आएगा उसकी हम मात्रा लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यह आपका क्या है? आय है। यहाँ पे जो वर्ण है, वर्ण मान लीजिए जो स्वर आया वह यहाँ पे आपका क्या आया? वह आपका यहाँ पे आया दोस्तों ए आया। क्या है? ए आया। अब ए की हम यहाँ पे मात्रा लगाएंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका आय। ये क्या बन जाएगा? आपका आय बन जाएगा। जैसे दोस्तों इसका अब ए का है ए का दोस्तों क्या है कि ए के बाद कोई भी स्वर आए, ए के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ए के बाद दोस्तों कोई भी स्वर आए तो ए अपने स्थान में आय में बदल जाता है। आय में बदल जाता है। जो स्वर आएगा दोस्तों उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ओ है। ओ के बाद दोस्तों कोई भी स्वर आए, ओ के बाद भी कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ओ अपने स्थान पे अव में बदल जाता है। जो स्वर आएगा उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। अव बनने का कारण भी यही है क्योंकि आ धन उ से क्या बनता है दोस्तों? गुण संधि में ओ बनता है। आ धन उ से, और उ के हमने यण संधि में पढ़ा कि उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उ अपने ही स्थान में वा में बदल जाता है। फिर आपका आता है दीर्घ औ। दीर्घ औ के बाद यदि कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो दोस्तों ओ अपने स्थान में दोस्तों किस में बदल जाता है? आवो में बदल जाता है। जो स्वर आएगा उसकी हम क्या लगा देंगे? मात्रा। तो मात्रा कहाँ पे लगती है दोस्तों? यहाँ पे लगती है मात्रा। मात्रा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो वा है, जो व्यंजन आता है वह क्या होता है? स्वर रहित होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम एक सारणी बनाएंगे या एक टेबल के भांति हम देखते हैं कि जो संधि है उसको हम एक टेबल में अब क्या करते हैं? टेबल में बनाते हैं। जैसे दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा आ या दीर्घ आ का योग आ दीर्घ आ से करें तो सदैव आपका दोस्तों क्या बनता है? दीर्घ आ ही बनता है। सदैव आप क्या बनता है? दीर्घ आ ही बनता है। दूसरा हमने देखा लघु ई, दीर्घ ई का यदि हम लघु ई से या दीर्घ ई के साथ योग करते हैं तो सदैव दोस्तों आपका क्या बनता है? दीर्घ ई ही बनता है। फिर हमने देखा उ या उ का योग उ या उ के साथ करें तो सदैव क्या बनता है दोस्तों? दीर्घ उ ही बनता है। तो इसे हम जब कभी ऐसा संयोग बनेगा संधि विच्छेद के दौरान तो उसे कहेंगे दोस्तों हम दीर्घ संधि। उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों कि आ या आ का योग, ए या आ का योग दोस्तों किसके साथ? ई
दीर्घ ई के साथ करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है आपका लघु ए बनता है। क्या बनता है? लघु ए बनता है, छोटी ए बनता है। या आ का योग या दीर्घ आ का योग या हम ऊ दीर्घ ऊ के साथ करें तो सदैव क्या बनता है दोस्तों? लघु ओ ही बनता है। सदैव क्या बनेगा? लघु ओ ही बनेगा। यदि हम आ और आ का योग र के साथ करें तो दोस्तों क्या बनता है आपका? अर बनता है। दोस्तों क्या बनता है आपका? अर बनता है। जब कभी ऐसा संयोग बनेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? गुण संधि। उसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि। फिर देखें हम, फिर हमने अगला पढ़ा था आ या आ का योग। दोस्तों अ या आ का योग ई के साथ भी कर लिया, ऊ के साथ भी कर लिया, र के साथ भी कर लिया। हमारे पास बचा है ए या दीर्घ ए के साथ करें तो दोस्तों क्या बनता है आपका? दीर्घ ए बनता है। क्या बनता है दोस्तों? दीर्घ ए बनता है। यदि आ या आ का योग दोस्तों ओ या औ के साथ करे तो क्या बनता है आपका? दीर्घ औ ही बनता है। क्या बनता है? दीर्घ औ ही बनता है। इसे हम कहते हैं दोस्तों अयादी संधि। इसे हम कहते हैं अयादी संधि। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। इसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। अब हमने देखा कि आ का योग हमने सभी स्वरों के साथ कर लिया है। अब हम करेंगे ई का। ई या ई दीर्घ ई का योग कोई भी असमान स्वरों के साथ करें, असमान स्वर के साथ हो तो ई अपने ही स्थान में किस में बदल जाता है दोस्तों? या में बदल जाता है। ई अपने स्थान पे या में बदल जाता है। या ऊ दीर्घ ऊ का योग असमान स्वरों के साथ करें, किसके साथ? असमान स्वरों के साथ करें तो वह अपने ही स्थान पे दोस्तों वा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वा में बदल जाता है। और फिर ऋ का प्रयोग, ऋ का योग किसी भी असमान स्वर के साथ करें, असमान स्वरों के साथ करें तो दोस्तों ऋ अपने स्थान पे किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। जब कभी ऐसा संयोग हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहेंगे? यण संधि। उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि। ई और ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह अपने ही स्थान पे या में बदल जाता है और उसकी हम मात्रा लगा देते हैं। जो दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा और जो भी स्वर होगा उसकी हम क्या लगा देते हैं? मात्रा। ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर से आता है कि ऊ नहीं होना चाहिए। बाकी जो शेष अन्य 9 स्वर है, कोई भी असमान स्वर आए वह वा में बदल जाता है। और रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह आपका रे में बदल जाता है। तो इस प्रकार का कंडीशन जब भी बनेगी, ऐसा संयोग जब भी होगा उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि। अब हम देखते हैं ई का योग हमने सबके साथ करा लिया, ऊ का योग भी करा लिया, ऋ का योग भी करा लिया। ए के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो वह किस में बदलेगा दोस्तों? वह बनेगा आपका आया। वह क्या बनेगा दोस्तों? आपका आया बनेगा। और यदि ए के बाद दीर्घ ए के बाद कोई भी स्वर आए तो दोस्तों उसका क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा दोस्तों? आय बन जाएगा। और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो दोस्तों ओ का क्या बन जाएगा? ओ अपने ही स्थान पे क्या बन जाता है? आवो बन जाता है। और दीर्घ ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वह अपने ही स्थान पे किस में बदल जाता है? आवो में बदल जाता है। इस प्रकार का जैसे ऐसा संयोग जब कभी होगा उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? अयादी संधि। जैसे आया आव तो क्या बनेगा? अयादी संधि। वह क्या बनती है? अयादी संधि। तो देखा हमने आज स्वर संधि के कितने प्रकार हुए। एक आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा आपका वृद्धि संधि, चौथा आपका यण संधि, पांचवा दोस्तों आपका अयादी संधि। तो आज स्वर संधि के हमने 5 प्रकारों के बारे में अध्ययन करा कि किस प्रकार से
जो है दीर्घ संधि बनती है, किस प्रकार से गुण संधि बनती है, किस प्रकार से आपका वृद्धि संधि बनती है और किस प्रकार से आपकी यण संधि बनती है और कैसे आपकी अयादि संधि बनती है। इन सब के बारे में आज हमने गहन रूप से अध्ययन करा और कल की क्लास में दोस्तों हम प्रत्येक संधि को एक एक करके पढ़ेंगे और उसको उदाहरण सहित समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।